अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हसन रज़ा। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स बखैर वाफियत हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम आज के इस लेक्चर में ये देखेंगे कि न्यूक्लियर ट्रांसमिटेशन क्या होती है। क्या होता है कि जब एक अनस्टेबल रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस अल्फा बीटा और गामा रेडिएशंस खारिज करे। डियर स्टूडेंट्स, चूंकि मैंने अल्फा बीटा और गामा रेडिएशंस की एमिशन और एमिशंस के बाद आने वाले इफेक्ट्स को डिस्कस करना है कि एक न्यूक्लियस पे क्या फ़र्क पड़ता है, तो हमारा आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, मेरे साथ चलते रहिए। आप लेक्चर को समझते जाएंगे और एंजॉय करते जाएंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, बगैर किसी तखीर के चलते हैं अपने लाइट बोर्ड के जाना। तो डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह के मैंने अभी आपको बताया कि जब भी रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस होता है, एक न्यूक्लियस में से कुछ रेडिएशंस निकलती हैं उस अनस्टेबल न्यूक्लियस को स्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट करने के लिए। तो जाहिर है, रेडियो एक्टिविटी के बाद वो अनस्टेबल न्यूक्लियस अनस्टेबल नहीं रहता, वो किसी और स्टेबल न्यूक्लियस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसी प्रोसेस को न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो वर्ड आप लिखा देख रहे हैं ट्रांसम्यूटेशन का, इस ट्रांसम्यूटेशन के वर्ड को मैं ट्रांसफॉर्मेशन भी कह सकता हूँ। सो ये ट्रांसफॉर्मेशन भी कहलाता है। ये कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है डियर स्टूडेंट्स? एक अनस्टेबल न्यूक्लियस की किसी दूसरे स्टेबल न्यूक्लियस में ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, मैं बार बार इस चीज पर फोकस कर रहा हूं कि एक अनस्टेबल न्यूक्लियस एक स्टेबल न्यूक्लियस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि एक अनस्टेबल और स्टेबल न्यूक्लियस में फर्क है, दोनों एक ही एलिमेंट के नहीं होंगे, दोनों मुख्तलिफ होंगे। और डियर स्टूडेंट्स, ये न्यूक्लियर ट्रांसमिटेशन किसके नतीजे में होती है? रेडियो एक्टिव डिके के नतीजे में होती है। और रेडियोएक्टिव डिके मैंने आपको बताया था अल्फा बीटा और गैमा का होता है। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन आप देखने वाले हैं जिसमें एक अनस्टेबल दूसरे स्टेबल में कन्वर्ट होगा थ्रू सम रेडियोएक्टिव डिके, इन रिएक्शंस में चंद रूल्स, चंद लॉज हमेशा ओबे होंगे। वो कौन कौन से लॉज हैं जो हमेशा ओबे होंगे? डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने नोट में ये बात लिख के फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगा। आप अभी होने वाले तमाम प्रोसेसेस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी होता देखेंगे, ये भी फुलफिल होगा। आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी फुलफिल होता देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी फुलफिल होता देखेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये भी आप ओबे होता हुआ देखेंगे। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये भी आप ओबे होता हुआ डियर स्टूडेंट्स देखेंगे। सो दिस इज आर। तो ये चार लॉज हमेशा हर न्यूक्लियर रिएक्शन में फॉलो जरूर होंगे। अब मैंने न्यूक्लियर रिएक्शंस क्यों कह रहा हूं डियर स्टूडेंट्स? आइए चलिए थोड़ी सी तवज्जो के साथ चीजों को समझते जाते हैं। सपोज कर लीजिए कि मेरे पास एक रेडियो एक्टिव या एक अनस्टेबल न्यूक्लियस है X, इसका एटॉमिक मास A है, एटॉमिक नंबर Z है। चूंकि ये अनस्टेबल है, ये स्टेबल नहीं है, तो ये अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए कुछ ना कुछ रेडिएशंस एमिट करेगा। मैं कहता हूँ लेट्स से ये बहुत हैवी न्यूक्लियस है, तो ये अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए डियर स्टूडेंट्स हो सकता है कि अल्फा डिके करे। और अगर तो ये अल्फा डिके करेगा, चलें हम अपनी आसानी के लिए ऊपर लिख देते हैं कि ये अल्फा डिके कर रहा है। तो
अगर ये अल्फा डिके करेगा तो अल्फा डिके का मतलब है कि इस न्यूक्लियस में से हीलियम का न्यूक्लियस अलग होके टूट के निकलेगा। इसका एटॉमिक मास ए है, एटॉमिक नंबर सी है। दिस इज एन अनस्टेबल न्यूक्लियर। इट विल अंडरगो अल्फा डिके एंड अल्फा डिके से मुराद ये इसमें से हीलियम का न्यूक्लियस टूट के निकल आया, और हीलियम का न्यूक्लियस टूटेगा तो बाकी क्या बचेगा? डियर स्टूडेंट्स, हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो ये 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स और कहीं से नहीं, उसी अनस्टेबल न्यूक्लियस में से निकले। तो डियर स्टूडेंट्स, इस अनस्टेबल न्यूक्लियस के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में से 2 जा चुके हैं। तो जो नया न्यूक्लियस बनेगा, क्या उसमें इतने ही प्रोटॉन्स होंगे? जवाब है नहीं, उसमें 2 कम, यानी कि Z-2 प्रोटॉन्स होंगे, और उसके एटॉमिक मास में से 4 के इक्वल मास निकल चुका है, एलिमिनेट हो चुका है। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली फिर उसका एटॉमिक मास ए नहीं होगा, उसका एटॉमिक मास A-4 होगा। जी बिल्कुल, हमेशा ऐसा ही होता है। ड्यूरिंग द अल्फा डिके एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस अगर अपने अंदर से अल्फा यानी कि हीलियम न्यूक्लियस को निकाले, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हुए डियर स्टूडेंट्स हमेशा उसका जो प्रोडक्ट है, जो उसका बनने वाला नया एलिमेंट है, जो बनने वाला नया न्यूक्लियस है, उसमें से एटॉमिक मास में से 4 की कमी होगी, एटॉमिक नंबर में से 2 की कमी होगी। अब डियर स्टूडेंट्स, कुछ टर्मिनोलॉजीज जरा समझ लें। ये वो न्यूक्लियस था जो डिके हुआ, जो अनस्टेबल था, और इस न्यूक्लियस के डिके होने से एक नए न्यूक्लियस, एक नए एलिमेंट का जन्म हुआ। तो इसी वजह से इसे पेरेंट न्यूक्लियस भी कहते हैं और इसे डॉटर न्यूक्लियस भी कहते हैं। यानी कि इस पेरेंट के डिके करने से एक नए एलिमेंट, एक नए न्यूक्लियस का जन्म होता है। इसी वजह से इसे डॉटर न्यूक्लियस भी कहते हैं। चलिए मैं आपको एग्जांपल से ये चीज समझाने की कोशिश करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, सपोज कर लीजिए कि मेरे पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियम है। रेडियम का एटॉमिक मास 226 और एटॉमिक नंबर 88 होता है। ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और हाईली अनस्टेबल है। आप देख सकते हैं इसका एटॉमिक नंबर 88 है, अच्छे खासे प्रोटॉन्स इसके न्यूक्लियस में समाये हुए। एटॉमिक मास 226 है, बहुत ज़्यादा न्यूक्लियॉन्स इसके न्यूक्लियस में हमने रखे हुए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी वजह से ये एक अनस्टेबल न्यूक्लियस है। तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये एमिशंस शुरू करेगा, और सबसे पहली एमिशन ये अल्फा एमिशन करेगा। ऑब्वियसली जब अल्फा एमिशन होगी तो उसके न्यूक्लियस में से हीलियम का न्यूक्लियस सेपरेट हो जाएगा। जब डियर स्टूडेंट्स हीलियम का न्यूक्लियस सेपरेट होगा तो क्या ख्याल है पीछे क्या बचेगा? पीछे कुछ ऐसा न्यूक्लियस बचेगा जिसके एटॉमिक मास में 4 की कमी हुई, यानी उसका एटॉमिक मास 222 होगा, और एटॉमिक नंबर में से ये 2 प्रोटॉन्स जा चुके हैं, तो एटॉमिक नंबर में 2 की कमी होगी, यानी कि एटॉमिक नंबर 6 होगा। और फकत पीरियोडिक टेबल में एक ही एलिमेंट ऐसा है जिसे रेडॉन कहते हैं। ये स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर आप हीलियम के ऊपर +2 डालना चाहें तो डाल सकते हैं। ये +2 इस बात की गवाही दे रहा है कि ये हीलियम का न्यूक्लियस है, ना कि हीलियम का एटम है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर भी +2 डाल दें तो ये इस बात को क्लियर कर रहा है कि ये हीलियम का न्यूक्लियस है, ना कि हीलियम का एटम है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने एग्जाम्पल देखी कि कैसे एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस ने अल्फा डिके करके खुद को किसी दूसरे न्यूक्लियस में ट्रांसफॉर्म कर लिया। या अगर मैं सही वर्ड इस पूरे के पूरे प्रोसेस के लिए यूज करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि रेडियम हैज बीन transmutated into the radon through alpha decay। अल्फा डिके से ये रेडियम रेडॉन में ट्रांसम्यूट हो चुका है। स्टूडेंट्स, ये फकत एक एग्जांपल नहीं है, हमारे पास ऐसी बहुत ज़्यादा बेइंतहा एग्जांपल्स हैं।
चलिए एक एग्जांपल मैं आपके सामने और इसी तरह की अल्फा डिके से रिलेटेड रख लेता हूँ। क्या आप जानते हैं यूरेनियम के बारे में? यूरेनियम जिसका तस्करा मैं पहले बाइंडिंग एनर्जी में भी कर चुका हूँ। एक बड़ा न्यूक्लियस है, हैवी न्यूक्लियस है, उसका मास नंबर और चार्ज नंबर यानी कि एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर दोनों बहुत ज्यादा है। तो अगर हम यूरेनियम की बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो यूरेनियम जिसका एटॉमिक मास 238 और एटॉमिक नंबर 92 है, ये भी एक अनस्टेबल न्यूक्लियस है। आप देख सकते हैं कि ये तो रेडियम से भी ज़्यादा हैवी है। इसके न्यूक्लियस में 92 प्रोटॉन्स हैं। ऑब्वियसली अनस्टेबिलिटी वुड बी वे मोर देन रेडियम। और इसके न्यूक्लियस में 238 न्यूक्लियॉन्स यानी कि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का सम 238 है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये भी अल्फा डिके ही करता है। अब देखिए और समझिए, जब ये अल्फा डिके करेगा, जाहिर है इसमें से हीलियम का न्यूक्लियस अगर निकल जाए, हीलियम का न्यूक्लियस कह रहा हूं तो जाहिर है इस न्यूक्लियस पे +2 चार्ज। अब ये +2 चार्ज जाहिर है, याद रखिएगा, इस प्रोटॉन की वजह से, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स चूंकि इसमें 2 हैं, इलेक्ट्रॉन्स कोई नहीं है, तो इस वजह से इस पे +2 चार्ज है। जब ये निकल जाएगा तो जो आपके पास डॉटर न्यूक्लियस आएगा डियर स्टूडेंट्स, उस डॉटर न्यूक्लियस का एटॉमिक मास क्या होगा? 234। और उसका एटॉमिक नंबर ज़ाहिर है 2 प्रोटॉन्स निकल चुके हैं तो एटॉमिक नंबर 90 होगा। डियर स्टूडेंट्स, पीरियोडिक टेबल में फ़कत थोरियम ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 90 है और एटॉमिक मास 234 है। तो हमने ये प्रेडिक्शन की, अगर हम यूरेनियम के सैंपल को कुछ देर के लिए छोड़ दें तो यूरेनियम के न्यूक्लियस में से जब रेडियो एक्टिव डिके होगा, अल्फा निकलेगा, तो वाकई थोरियम पीछे से बचना शुरू हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि द न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम हैज बीन ट्रांसम्यूटेटेड इनटू द थोरियम। थोरियम के न्यूक्लियस में वो ट्रांसम्यूट हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आप एग्जांपल्स देख रहे हैं अल्फा डिके की। अल्फा डिके तो बहुत सिंपल था। उम्मीद करता हूँ कि अल्फा डिके के बारे में आपका कॉन्सेप्ट किसी हद तक यहाँ पे क्लियर हुआ है। अब याद रखिएगा, यहाँ पर जो एग्जांपल्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, इन एग्जांपल्स के मुताबिक रेडियम और यूरेनियम पेरेंट न्यूक्लियस है और इनसे पैदा हो रहे हैं रेडॉन और थोरियम। सो ये रेडॉन और थोरियम डॉटर न्यूक्लियस है। स्टूडेंट्स, चलिए एक और एग्जांपल की जानिब चलते हैं। अब जो अगली एग्जांपल में आपसे और अगला प्रोसेस जो आपसे डिस्कस करने लगा हूँ, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, समझने वाला है। जो नेक्स्ट डिके है डियर स्टूडेंट्स, दैट इज द बीटा डिके। इसे बीटा डिके कहते हैं। अब बीटा डिके जिसके बारे में हम आमतौर पे यही राय रखते हैं कि बीटा एक इलेक्ट्रॉन है। सवाल ये पैदा होता है कि बीटा डिके में एक न्यूक्लियस में से इलेक्ट्रॉन आखिर कैसे निकलता है। सो आमतौर पे जो बीटा डिके है वो नेगेटिव होता है। नेगेटिव बीटा डिके के ऊपर मैं आपके साथ बात करने लगा हूँ। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने नेगेटिव बीटा डिके क्यों लिखा है? बीटा डिके तो इलेक्ट्रॉन्स ही की एमिशन को कहते हैं, तो मैंने पर नेगेटिव यहाँ पे क्यों लिखा है? डियर स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू, आज आपको एक नई चीज सीखने को भी मिलेगी। बीटा डिके सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही के निकलने को नहीं कहते। बीटा डिके सिर्फ नेगेटिव ही नहीं होता। आगे चल के आपसे शेयर करूंगा बीटा डिके पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन पहले हमें नेगेटिव बीटा डिके को जरा समझना है। सो नेगेटिव बीटा क्या है? स्टूडेंट्स, ये जो नेगेटिव बीटा है, जिसे हम इस तरह भी लिखेंगे, बीटा 0-1, दिस इज एन इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे मेरे लिए थोड़ा सा डाइजेस्ट करना मुश्किल है कि एक न्यूक्लियस में से इलेक्ट्रॉन आखिर कैसे एमिट हो सकता है। देखिए, मैं अगर बीटा डिके की बात करूं तो मैं कह रहा हूं कि एक अनस्टेबल न्यूक्लियस अपने आप को स्टेबल करने के लिए न्यूक्लियस में से बीटा एमिशंस कर रहा है। तो अगर न्यूक्लियस में से बीटा एमिशंस कर रहा है, दैट मींस न्यूक्लियस में से एक इलेक्ट्रॉन एमिट कर रहा है। तो ये बात डाइजेस्ट करना इसलिए भी मुश्किल है डियर स्टूडेंट्स, अगर ये डियर स्टूडेंट्स एक अनस्टेबल न्यूक्लियस
आपके सामने है तो अपने आप को ये स्टेबल करने के लिए मैंने क्या कहा कि एक पार्टिकल एमिट कर रहा है, दैट इज एन इलेक्ट्रॉन. सो हाउ दिस इज नॉट डाइजेस्टेबल टू मी. मुझे ये बात हजम क्यों नहीं हो रही? मुझे ये बात हजम इसलिए नहीं हो रही डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि हम, आपको याद होगा एटॉमिक स्पेक्ट्रा वाले टॉपिक में जहाँ पे हमने अनसर्टेनिटी विद इन एन एटम का टॉपिक पढ़ा था, वहां पे ये बात साबित की थी प्रूफ के साथ कि न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता. देयर इज नो प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग एन इलेक्ट्रॉन इनसाइड अ न्यूक्लियस. अरे जब न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता तो न्यूक्लियस में से इलेक्ट्रॉन निकल कैसे रहा है? ये तो बिल्कुल उसी जादू की तरह से है जिस तरह से एक हैट में से एक मैजिशियन पिजन बाहर निकालता है. तो वो पिजन तो उस हैट में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, तो उस मैजिक के दौरान उस हैट में से पिजन निकलता कैसे है? तो डियर स्टूडेंट्स, इस कबूतर और हैट वाले मैजिक को चलिए थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूं, ये जो नेगेटिव बीटा डिके है, ये डियर स्टूडेंट्स असल में न्यूट्रॉन डिके कहलाता है. सो नेगेटिव बीटा डिके इज एक्चुअली द न्यूट्रॉन डिके इनसाइड न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन डिके करता है. स्टूडेंट्स याद रखिएगा, आमतौर पे ये देखा गया है कि बीटा डिके वो वाले न्यूक्लियस करते हैं जिनमें न्यूट्रॉन्स की तादाद ज्यादा होती है. सो अभी मैं आपके साथ एग्जांपल शेयर करूंगा तो मैं आपको वहां पे दिखाऊंगा भी कि जो नेगेटिव बीटा डिके है वो आमतौर पे ऐसे न्यूक्लियाई अंडरगो करते हैं जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कुछ ज्यादा ही होते हैं, यानी न्यूट्रॉन्स क्राउडेड होते हैं. अब जब न्यूट्रॉन डिके होगा तो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? सिंपलिसिटी के लिए आपके सामने लिखता हूं. जब एक न्यूट्रॉन डिके करता है, ये एक न्यूट्रॉन का सिंबल है, जब एक न्यूट्रॉन डिके करता है तो डियर स्टूडेंट्स न्यूट्रॉन के टूटने से, डिसइंटीग्रेट, ये डिके होने से माय डियर स्टूडेंट्स एक प्रोटॉन प्रोड्यूस होता है डियर स्टूडेंट्स. तो न्यूट्रॉन टूटा, न्यूट्रॉन के टूटने से एक प्रोटॉन प्रोड्यूस हुआ. प्रोटॉन पे पॉजिटिव इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इसका एक चार्ज नंबर है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है. स्टूडेंट्स ये प्रोटॉन के प्रोड्यूस होने के साथ साथ एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा. इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव और साथ में कुछ एनर्जी भी रिलीज होगी. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दर हकीकत न्यूट्रॉन टूटता है तो न्यूट्रॉन के टूटने से एक हाइड्रोजन का न्यूक्लियस यानी कि एक प्रोटॉन प्रोड्यूस हो रहा है. सो दिस इज प्रोटॉन एंड दिस इज बीटा, नेगेटिव बीटा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहा है. तो ये वो इलेक्ट्रॉन है जो कि न्यूक्लियस में एग्जिस्ट नहीं करता, ये न्यूक्लियस से एस्केप कर जाता है, बाहर निकल जाता है. तो मैं ये बात कह सकता हूं यहाँ पे दोबारा से एक नोट की सूरत में. स्टूडेंट्स अब मैं यहाँ पे नोट की सूरत में नोट्स इसलिए लिखवाता हूँ जो पॉइंट एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट होती है, जो पॉइंट अंडरस्टैंड करने के लिए जरूरी होती है, उसे मैं नोट की सूरत में आपके सामने लिख देता हूँ. तो मैं यहाँ पे ये बात लिख सकता हूँ डियर स्टूडेंट्स कि जो अनस्टेबल न्यूट्रॉन था वो डिके किया और डिके करके एक प्रोटॉन बना और एक नेगेटिव बीटा यानी कि इलेक्ट्रॉन बना. सो मैं ये कह सकता हूं कि द इलेक्ट्रॉन इज formed at the time of neutron decay and escape out of the nucleus as beta emission. और हुआ क्या डियर स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रॉन कब पैदा हुआ? एट द टाइम ऑफ न्यूट्रॉन डिके. जब न्यूट्रॉन डिके हुआ तो न्यूट्रॉन डिके होने के बिल्कुल उसी लम्हे एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुआ और वो इलेक्ट्रॉन
escape out of the nucleus as beta emission, और फिर वो जब न्यूक्लियस से बाहर भागेगा तो हमें ये महसूस होगा कि उस न्यूक्लियस में से एक इलेक्ट्रॉन निकला। डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने -1 लिखा है। ऑलराइट, सो डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब देखते हैं कि इस बीटा एमिशन के बाद हमारे न्यूक्लियस पे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अब इसकी इक्वेशन लिखने से पहले मैं जरा एक न्यूक्लियस के एग्जांपल से आपको समझाना चाहता हूँ कि फर्क क्या पड़ेगा। चलिए एक बहुत सादा सी, एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। याद रखिए, अभी मैं रिएक्शन नहीं लिखने लगा, अब एक सादा सी एग्जांपल आपके सामने रखने लगा हूँ। एक एग्जांपल ऐसी आपके सामने रखने लगा हूँ जिसमें मेरे पास एक ऐसा एलिमेंट है जिसके न्यूक्लियस में 1 2 3 4 5 न्यूट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 ही प्रोटॉन्स हैं। तो ये है मेरे पास पेरेंट न्यूक्लियस। इस पेरेंट न्यूक्लियस में अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए ज़रा मुझे एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, तो आप मुझे फ़ौरन से बता देंगे एटॉमिक मास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को कहते हैं। तो 5 न्यूट्रॉन्स हैं और 5 प्रोटॉन्स हैं, तो आप कहेंगे एटॉमिक मास 10 है, और एटॉमिक नंबर खाली प्रोटॉन्स को कहा जाता है, तो वो 5 है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब इसमें होना क्या है, इसमें होना है बीटा डिके। So let's talk about the beta decay. अब बीटा डिके आप बेसिकली किसे कह रहे हैं? न्यूट्रॉन डिके को कह रहे हैं। तो अब इस सारे के सारे न्यूक्लियस में से कोई एक न्यूट्रॉन स्पॉन्टेनियसली, हमें नहीं पता कौन सा न्यूट्रॉन डिके होगा, स्पॉन्टेनियसली कोई भी एक न्यूट्रॉन टूट जाएगा। मैं कहता हूं कि लेट से ये जो 1 2 3 4 5 न्यूट्रॉन्स पड़े हुए हैं और जो 5 प्रोटॉन्स हैं, इनमें से लेट से ये वाला एक ऐसा न्यूट्रॉन है जो डिके कर जाता है, टूट जाता है। देखिए ये टूट चुका है। इसके टूटने से क्या क्या पैदा हो रहा है? एक प्रोटॉन और एक बीटा यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पैदा हो रहा है। तो इसके टूटने से एक प्रोटॉन पैदा हुआ। जो प्रोटॉन इस न्यूट्रॉन से पैदा हो रहा है, मैं उसे ग्रीन से ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आप कहीं पे कंफ्यूज ना हो जाए कि ये कहाँ से आया है। तो ये इस न्यूट्रॉन के टूटने से पैदा हुआ और साथ प्रोड्यूस हुआ एक अदद इलेक्ट्रॉन यानी कि एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल तो एट द वेरी मोमेंट एस्केप कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और हमें उस न्यूक्लियस में से एक इलेक्ट्रॉन एमिट होता हुआ यानी बीटा एमिशन के तौर पे फील होगा, ऑब्जर्व होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रॉन तो एमिट हो गया। रही बात अब इस न्यूक्लियस की, अब आप मुझे बताएं कि इस न्यूक्लियस में क्या चीजें चेंज हुई हैं और क्या चीजें सेम है, यानी इसका एटॉमिक मास क्या है और एटॉमिक नंबर क्या है, जरा आप बताइए। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब इस बार इसका एटॉमिक मास क्या होगा? एटॉमिक मास आप जानते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों के सम को कहते हैं। एक न्यूट्रॉन तो डिके कर गया, न्यूट्रॉन्स कितने बचे? 1 2 3 4, तो न्यूट्रॉन्स बचे 4 और प्रोटॉन्स कितने हो गए? 1 2 3 4 5 पहले थे। एक न्यूली बॉर्न प्रोटॉन है। ये जो न्यूली बॉर्न प्रोटॉन है, जो न्यूली फॉर्म्ड प्रोटॉन है तो न्यूक्लियस के अंदर ही, तो टोटल 6 प्रोटॉन्स। डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास एटॉमिक मास देखिए 10 है, तो डिके से पहले भी एटॉमिक मास मेरे पास 10 ही था, तो एटॉमिक मास बीटा डिके के दौरान चेंज नहीं हुआ। डियर स्टूडेंट्स, अब जरा जल्दी से देखिए इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। एटॉमिक नंबर इज जी। तो जी आप देख चुके हैं कि एक बढ़ चुका है, एक वो प्रोटॉन है जो न्यूट्रॉन के टूटने से पैदा हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब एक नेगेटिव बीटा डिके या न्यूट्रॉन डिके करता है या न्यूक्लियस में से जब इलेक्ट्रॉन निकलता है, उस सूरत में एटॉमिक मास चेंज नहीं होता, एटॉमिक नंबर एक बढ़ जाता है। अगर तो आप मेरे साथ यहाँ तक हैं तो चलिए फिर एक सही वाली एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक अनस्टेबल न्यूक्लियस है, जैसे कि थोरियम। थोरियम आपने देखा, इट वाज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम यूरेनियम, जिसका एटॉमिक मास 234, एटॉमिक नंबर डियर स्टूडेंट्स 90 है। अब यहाँ पे आप देखें, बहुत इंटरेस्टिंग बात जो मैंने यहाँ पे बताई थी, ये न्यूट्रॉन डिके है, बीटा डिके। और मैंने यहाँ पे एक जुमला इधर ही खड़े होके बोला था कि डियर स्टूडेंट्स,
याद रखिए हमेशा न्यूट्रॉन डिके उस न्यूक्लियस में प्रेफरेबली होगा जहां पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कुछ ज्यादा ही है। अगर आप यहाँ पे देखें तो इसमें सिर्फ 90 प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स तकरीबन 144 के करीब है, यानी कि न्यूट्रॉन्स की तादाद कुछ ज्यादा ही है। तो ये अपने न्यूट्रॉन को बैलेंस करने के लिए कम करना चाहता है। न्यूट्रॉन को बैलेंस करने के लिए थोरियम न्यूट्रॉन डिके करेगा। स्टूडेंट्स देखिए, मैंने कैसे कहा कि इसके पास न्यूट्रॉन्स 134 है। आप जानते हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स A माइनस जी है और A एटॉमिक मास इसका 234 है, माइनस जी इज 90। तो अगर आप कैलकुलेशन करें तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यू विल गेट 144। तो बहुत ज़्यादा न्यूट्रॉन्स हैं प्रोटॉन्स की निस्बतन। अब ऐसे में ये अपने न्यूट्रॉन्स को बैलेंस करने के लिए, कम करने के लिए डिके करेगा। तो जब ये न्यूट्रॉन डिके करेगा तो डियर स्टूडेंट्स मेरे पास तो एक बीटा निकल गया। अब एक बीटा तो निकल गया, जो बचेगा उसका एटॉमिक मास आप देख चुके हैं कि वही होगा जो डिके से पहले होना चाहिए था, यानी कि उसका एटॉमिक मास 234 ही होगा, लेकिन एटॉमिक नंबर एक ज्यादा यानी कि बढ़ जाएगा, +1 हो जाएगा, तो एटॉमिक नंबर 91 हो गया। अब सवाल ये होता है कि पीरियोडिक टेबल में ऐसा कौन सा न्यूक्लियस है जिसका एटॉमिक नंबर 91 है। हम जब पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो हमें एक ही न्यूक्लियस ऐसा मिलता है, प्रोटैक्टेनियम। प्रोटैक्टेनियम का एटॉमिक नंबर 91 है। तो हमने देखा कि जब थोरियम ने बीटा डिके किया तो वो एक प्रोटैक्टेनियम के न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे फिर से ये एक पेरेंट न्यूक्लियस है और ये एक डॉटर न्यूक्लियस है डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स एक बहुत इंटरेस्टिंग बात जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। पेरेंट और डॉटर दोनों के लिए एटॉमिक मास सेम है, एटॉमिक नंबर में डिफरेंस है। सो डियर स्टूडेंट्स आप जानते हैं इन दोनों को क्या कहेंगे? एक नई टर्म आपके साथ शेयर करने लगा हूं डियर स्टूडेंट्स। एमसीक्यू भी है इसलिए नोट में लिखूंगा, इन्हें आइसोबार्स कहते हैं। स्टूडेंट्स ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक मास सेम हो लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, ये आइसोबार कहलाते हैं। सो याद रखिएगा, बीटा एमिशन always produce आइसोबार्स। बीटा एमिशन से हमेशा आइसोबार्स प्रोड्यूस होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आइसोबार क्या है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं तो चलें जल्दी से यहाँ पे लिख लेते हैं। स्टूडेंट्स व्हाट आर आइसोबार्स? आइसोबार्स आर एटॉमिक न्यूक्लियाई, atomic nuclei having same atomic mass but different atomic numbers। atomic numbers मुख्तलिफ होते हैं। तो यहाँ पर atomic जो न्यूक्लियाई, ऐसे एटॉमिक न्यूक्लियाई जिनका सेम एटॉमिक मास हो बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर हो। तो सो इन बीटा डिके यू ऑलवेज गेट आइसोबार्स। तो थोरियम का आइसोबार है प्रोटैक्टेनियम। तो डियर स्टूडेंट्स ये तो आपके सामने नेगेटिव बीटा डिके की कहानी किसी हद तक क्लियर हो गई। स्टूडेंट्स जैसे से मैंने अभी आपको शुरू में बताया था कि यहाँ पर सिर्फ नेगेटिव बीटा डिके नहीं होता, नेगेटिव बीटा डिके के साथ साथ एक और डिके भी होता है जिसे हम पॉजिटिव बीटा डिके भी कहते हैं। अब पॉजिटिव बीटा डिके आखिर क्या है? चलिए डियर स्टूडेंट्स आइए समझते हैं। बीटा डिके में दूसरा नाम पॉजिटिव बीटा डिके का। सो लेट्स टॉक अबाउट पॉजिटिव बीटा डिके। डियर स्टूडेंट्स नेगेटिव बीटा को तो हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, आखिर पॉजिटिव बीटा कौन है? स्टूडेंट्स देखिए, नेगेटिव बीटा इलेक्ट्रॉन है तो पॉजिटिव बीटा इलेक्ट्रॉन का कुछ बिल्कुल
ऑपोजिट होगा, बिल्कुल उसका कोई एंटी पार्टिकल टाइप कुछ होगा। तो यस, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर जो पॉजिटिव बीटा है वो और कुछ नहीं, वो इलेक्ट्रॉन का एंटी मैटर या एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन है। सो पॉजिटिव बीटा इज पॉजिट्रॉन। सो पॉजिटिव बीटा असल में पॉजिट्रॉन को कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव बीटा डिके में हमारे पास एक अनस्टेबल न्यूक्लियस में, फॉर एग्जांपल दिस इज एन अनस्टेबल न्यूक्लियस, इस अनस्टेबल न्यूक्लियस में से एक पार्टिकल एस्केप आउट होगा। इस पार्टिकल में कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होंगी कि चार्ज इक्वल टू द इलेक्ट्रॉन बट ऑपोजिट होगा और मास इक्वल टू द इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये पार्टिकल हम कहेंगे पॉजिट्रॉन है। तो ये पॉजिट्रॉन पॉजिटिव बीटा डिके के नतीजे में प्रोड्यूस होगा और इस न्यूक्लियस को छोड़कर बाहर निकलेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये पॉजिटिव बीटा डिके यानी कि पॉजिट्रॉन की एमिशन आखिर न्यूक्लियस में से कैसे होती है। देखिए सवाल फिर उधर ही खड़ा। हमारे अब तक के इस ग्रेड 12 तक के लेवल के नॉलेज के मुताबिक न्यूक्लियस में तो दो ही पार्टिकल्स हैं जिन्हें हम न्यूक्लियॉन्स कह रहे हैं। एक जिसे हम न्यूट्रॉन कहते हैं, दूसरा प्रोटॉन कहते हैं। तो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स फकत दो पार्टिकल्स ही न्यूक्लियस में मौजूद हैं। तो ये तीसरा पार्टिकल पॉजिट्रॉन आखिर न्यूक्लियस से एस्केप कैसे कर रहा है, ये पार्टिकल न्यूक्लियस में से कैसे निकल आया। फिर सवाल थोड़ा सा अजीब है, तो इस अजीब सवाल को एक्सप्लेन इस तरह से करूंगा। जैसे मैंने बताया था कि न्यूक्लियस में से इलेक्ट्रॉन का निकलना भी अजीब है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में एग्जिस्ट नहीं करता, तो आखिर निकलता कैसे है। तो मैंने वहां पे बताया था कि असल में अनस्टेबल न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन डिके करता है, जिससे इलेक्ट्रॉन पैदा होता है और वो न्यूक्लियस को छोड़ के बाहर आ जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताता हूँ कि न्यूक्लियस में से पॉजिट्रॉन कैसे निकलता है। डियर स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस में से ये जो पॉजिट्रॉन है ये कैसे निकलता है। ये न्यूक्लियस में से पॉजिट्रॉन निकलता है अगर न्यूक्लियस में डियर स्टूडेंट्स प्रोटॉन डिके करे। सो प्रोटॉन डिके प्रोड्यूस अ पॉजिट्रॉन। अब प्रोटॉन के डिके होने से एक पॉजिट्रॉन प्रोड्यूस हो जाता है। चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर प्रोटॉन के डिके होने से पॉजिट्रॉन कैसे प्रोड्यूस होता है। डियर स्टूडेंट्स, चलिए समझते हैं। मेरे पास लेट्स से ये एक प्रोटॉन है, H11 पॉजिटिव से इसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, यानी हाइड्रोजन का न्यूक्लियस। हाइड्रोजन का न्यूक्लियस तो फकत एक प्रोटॉन ही होता है। हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा तो पीछे एक प्रोटॉन बचेगा। अगर डियर स्टूडेंट्स ये प्रोटॉन डिके कर जाए, टूट जाए, या आप इसके लिए वर्ड डिसइंटीग्रेट भी कह सकते हैं, ये प्रोटॉन डिसइंटीग्रेट कर जाए, तो आपको सुन के थोड़ी सी हैरानगी होगी कि प्रोटॉन के टूटने से न्यूट्रॉन पैदा होता है। तो इसके टूटने से एक न्यूट्रॉन पैदा होगा। यस आई नो, आपका चेहरा थोड़ा सा अपना तेवर बदल रहा है। इस सवाल को मैं भी एड्रेस करता हूँ जो आपके जहन में भी यहाँ पे उठेगा। प्रोटॉन के टूटने से न्यूट्रॉन बनेगा, न्यूट्रॉन के साथ साथ एक पॉजिटिव बीटा यानी कि एक पॉजिट्रॉन प्रोड्यूस होगा। मुझे यकीन है कि आपके जहन में सवाल यही उठा कि सर न्यूट्रॉन के टूटने से प्रोटॉन बना और साथ एक इलेक्ट्रॉन बना, तो न्यूट्रॉन के टूटने से प्रोटॉन बन रहा है, प्रोटॉन के टूटने से न्यूट्रॉन बनेगा। जी बिल्कुल, मैं आपको अपनी प्रीवियस क्लास में ये बात बता चुका हूं कि क्वांटम लेवल पे, सब एटॉमिक लेवल पे बाज औकात ऐसी चीजें हो जाती हैं जिन्हें हमारी अक्ल तस्लीम नहीं करती। कुछ वियर्ड, कुछ स्पूकी चीजें भी होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये उन्हीं में से एक है।
मैं स्टूडेंट्स को यहाँ पे समझाने के लिए एक एग्जांपल दिया करता हूँ कि एक अंडे में से एक मुर्गी निकल सकती है। इसी तरह मुर्गी अंडे का भी सोर्स है। मुर्गी ही वो परिंदा है जो अंडा देता है। उसमें से बाज़ औक़ात फिर अंडे के बाद मुर्गी निकल आती है। इसी तरह से न्यूट्रॉन के डिके करने से प्रोटॉन निकल सकता है और प्रोटॉन के डिके करने से न्यूट्रॉन फिर से निकल सकता है। डियर स्टूडेंट्स, जबकि अगर आप इसकी मॉडर्न एक्सप्लेनेशन जब एडवांस लेवल पे जाके देखेंगे तो वो कुछ डिफरेंट है, लेकिन हमारे ग्रेड 12 के लेवल पे इसकी यही जस्टिफिकेशन बेहतरीन है, आइडियल है। चलिए आगे चलते हैं। सो यहाँ पर प्रोटॉन था, प्रोटॉन टूटा, न्यूट्रॉन बना और साथ ये एक बीटा पॉजिटिव प्रोड्यूस हो गया। अब ये जो पॉजिटिव बीटा है ये न्यूक्लियस में नहीं रहेगा, ये न्यूक्लियस से एस्केप आउट हो जाएगा, निकल जाएगा। चलिए डियर स्टूडेंट्स, मजीद आगे बढ़ने से पहले ये देख लेते हैं कि जब पॉजिटिव बीटा डिके होगा यानी कि जब प्रोटॉन डिके होगा तो उस वक्त ये देखिए, जब प्रोटॉन डिके होगा तो उस वक्त हमारे न्यूक्लियस पे क्या फर्क पड़ेगा, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर कैसे चेंज होंगे। चलिए एग्जांपल दोबारा से देखते हैं। यहां पे लिखते हैं अपना पेरेंट न्यूक्लियस और यहां पे लिखते हैं हमारा डॉटर न्यूक्लियस। सो डियर स्टूडेंट्स, पेरेंट न्यूक्लियस में फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 2 3 4 5 न्यूट्रॉन्स हैं और लेट्स से 1 2 3 4 5 प्रोटॉन्स। दिस टाइम डिके किसने करना है, प्रोटॉन ने। तो डियर स्टूडेंट्स लिख लेते हैं जरा, एटॉमिक मास 5 + 5 is 10, एटॉमिक नंबर इज 5, नंबर ऑफ प्रोटॉन सिर्फ 5 है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर दोबारा से ड्रॉ करता हूँ। 1 2 3 4 5 न्यूट्रॉन्स, 1 2 3 4 5। अब शामत आएगी प्रोटॉन की, अब प्रोटॉन डिके करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जब प्रोटॉन डिके करेगा, मैं कहता हूँ कि स्पॉन्टेनियसली कोई एक प्रोटॉन डिके कर गया, लेट्स से ये वाला प्रोटॉन डिके कर गया। अब इस प्रोटॉन के डिके होने से न्यूट्रॉन और पॉजिटिव बीटा यानी कि पॉजिट्रॉन प्रोड्यूस होगा। तो पॉजिटिव बीटा को यहाँ पे लिखते हैं और ये तो निकल गया, ये तो एस्केप हो गया और साथ न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुआ, वो मैंने ग्रीन से यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। चलिए अब देखते हैं कि एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर पे क्या फर्क पड़ेगा। एटॉमिक मास क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 5 पहले थे, एक नया बना प्रोटॉन से, तो न्यूट्रॉन हो गए 6। और डियर स्टूडेंट्स, प्रोटॉन्स कितने रह गए, 5 थे, एक डिके कर गया 4। सो एटॉमिक मास 10 का 10 ही है और एटॉमिक नंबर पे क्या फर्क पड़ा, 5 थे प्रोटॉन्स, एक डिके कर गया तो एटॉमिक नंबर कम हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, इस केस में एटॉमिक नंबर एक कम होता है। नेगेटिव बीटा डिके में डियर स्टूडेंट्स ये देखिए, आपका एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर जाता था। यहाँ पे पॉजिटिव बीटा डिके है, पॉजिटिव बीटा डिके में एटॉमिक नंबर डिक्रीज कर जाता है। तो यहाँ पे मैं इस बात को हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे कुछ इस तरह से लिख देता हूँ। आप स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे कौन डिके कर रहा है, प्रोटॉन डिके कर रहा है। तो अगला सवाल आप यकीनन यही सोच रहे होंगे, सर कोई एग्जाम्पल भी तो दें इसकी। तो एग्जाम्पल के लिए पहले आपको ये बता देता हूँ डियर स्टूडेंट्स, पॉजिटिव बीटा डिके वही न्यूक्लियस करेगा जिसमें प्रोटॉन्स कुछ ज़्यादा हों, ज़रूरत से ज़्यादा। प्रोटॉन डिके करके अपने प्रोटॉन्स को कम करके वो न्यूक्लियस पर स्टेबल होने की कोशिश करेगा। चलिए डियर स्टूडेंट्स आगे एग्जाम्पल की जाने बढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स चलिए फिर पॉजिटिव बीटा डिके के एग्जाम्पल में आपको दे देता हूँ। पॉजिटिव बीटा डिके में कार्बन का एक आइसोटॉप कार्बन 10 जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, ये वाला कार्बन पॉजिटिव बीटा डिके एग्जिबिट करता है। इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 4 हैं जबकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डियर स्टूडेंट्स 6 हैं। तो अब इस केस में जिस तरह से मैंने भी आपको चंद लम्हे पहले बताया था कि वो न्यूक्लियाई आमतौर पे पॉजिटिव बीटा डिके यानी कि प्रोटॉन डिके वो करते हैं जिनमें आमतौर पे प्रोटॉन्स कुछ ज़्यादा होते हैं।
अब इसके प्रोटॉन्स चूंकि न्यूट्रॉन्स से ज्यादा हैं तो लिहाजा ये प्रोटॉन डिके करेगा, पॉजिटिव बीटा डिके करेगा। अब आप डियर स्टूडेंट्स जानते हैं कि जब भी प्रोटॉन डिके हो, चंद लम्हे पहले आपने सारी बात सीख ली है। तो जो डॉटर है वो कैसी होगी, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जो पॉजिट्रॉन है दैट इज पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव बीटा डिके में पॉजिट्रॉन तो निकल गया, तो जो डॉटर है उसका एटॉमिक मास वही रहेगा, एटॉमिक नंबर में एक की कमी आ जाएगी, तो 6 से कम होके 5। तो फिर क्या ख्याल है कौन सा न्यूक्लियस प्रोड्यूस हो रहा होगा? ये फकत जिसका एटॉमिक नंबर 5 है पूरे पीरियोडिक टेबल में बोरॉन है। तो कार्बन ने पॉजिटिव बीटा डिके करके, यानी कि पॉजिटिव बीटा डिके से मुराद पॉजिट्रॉन की एमिशन से बोरॉन प्रोड्यूस कर दिया। तो ये भी एक एग्जांपल थी जो बुक में तो मौजूद नहीं, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बतानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। तो अब आपने सीख लिया कि बीटा डिके में सिर्फ नेगेटिव ही नहीं पॉजिटिव भी होता। डियर स्टूडेंट्स, ये बात बतानी इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि बाज़ औक़ात सवाल आ जाता है, बीटा डिके इज ओनली नेगेटिव बीटा डिके, पॉजिटिव बीटा डिके या बोथ? चलिए इस सवाल को जरा पहले लिख के देखते हैं। विच बीटा डिके इज पॉसिबल? कौन सा बीटा डिके मुमकिन है, हो सकता है? ऑप्शंस में ए ऑप्शन है पॉजिटिव और बी ऑप्शन है नेगेटिव, ऑप्शन सी है बोथ और ऑप्शन डी है नन। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप कौन सी ऑप्शन चूज करेंगे? क्योंकि अब आप सीख चुके हैं कि सिर्फ नेगेटिव ही नहीं पॉजिटिव बीटा डिके भी होती है। सो नेगेटिव को जरा करेक्ट कर लीजिएगा, दिस इज नेगेटिव। तो नेगेटिव ही नहीं पॉजिटिव बीटा डिके भी होती है, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आएगा बोथ का। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो गुफ्तगू बहुत सिंपल थी। अब आते हैं गुफ्तगू के आखिरी मरहले में। मैं इस बात को अच्छे से जानता हूँ कि काफ़ी लंबा सफ़र हो चुका है, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। स्टूडेंट्स, आ जाइए अब आखिरी बात पर। बात है गैमा डिके की। सो गैमा डिके क्या है? स्टूडेंट्स, गैमा डिके जैसे कि मैं आपको अपनी प्रीवियस क्लास में रेडियो एक्टिविटी वाले टॉपिक में बता चुका हूं कि गैमा और कुछ नहीं है, सिर्फ हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को कहते हैं। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गैमा क्या है। गैमा इज हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज। इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, दे आर न्यूट्रल। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर तो गैमा डिके हो रहा है, सिर्फ एक एनर्जी है जो न्यूक्लियस से निकल रही है, तो न्यूक्लियस पर क्या चेंज आएगा? चलिए एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, फिर मैं आपको ये भी समझाऊंगा एक एनर्जी आती कहाँ से है। एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं डियर स्टूडेंट्स। मान लीजिए कि मेरे पास एक एक्साइटेड न्यूक्लियस है, हाई एनर्जी पर मौजूद है मेरे पास एक न्यूक्लियस, लेट्स से एक्स, जिसका एटॉमिक मास ए, एटॉमिक नंबर जी है, और इसके पास कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी है। डियर स्टूडेंट्स, अब ये जो एनर्जी इसके पास है, तो ये इस एनर्जी को निकालना चाहता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब ये इस एनर्जी को निकालेगा तो सिर्फ एनर्जी ही निकल रही है, गैमा रेज निकल रही है। तो जब गैमा रेज निकल जाएंगी तो इसके न्यूक्लियस के एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर पे कोई फर्क आएगा? क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की एमिशन कर रहा है जिस पर कोई चार्ज नहीं है, ना ही जिसका कोई मास है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो डॉटर न्यूक्लियस होगा वो बजाते खुद एक्स ही होगा, with same atomic number, same atomic mass, with no excited nucleus. So that extra energy is given out. अब आप यहाँ पर यकीनन फिर इस सवाल का शिकार होंगे, सर एक्साइटेड न्यूक्लियस ये क्या टर्म है, ये क्या होता है?
क्योंकि चैप्टर नंबर 20 में हमने एक्साइटेड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में तो पढ़ा था कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी बढ़ा ले तो अपने आप को लोअर या ग्राउंड एनर्जी स्टेट से ले करके उठा कर चला जाता है एक्साइटेड या हाई एनर्जी स्टेट में। तो वो तो समझ आता है एक्साइटेड स्टेट है, लेकिन न्यूक्लियस के लिए एक्साइटेड स्टेट क्या है? मेरे पास इसकी भी एक एग्जांपल है, चलिए समझते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास एक कोबाल्ट का आइसोटॉप है, कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 जिसका एटॉमिक मास 60 है, एटॉमिक नंबर 27 है। ये अनस्टेबल है, ये बीटा डिके करेगा। डियर स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूं, जरा गौर से सुनिएगा। ड्यूरिंग दिस बीटा डिके ये निकल में कन्वर्ट होता है। मैंने कहा ये बीटा डिके कर रहा है, निकल ज़ाहिर है बीटा डिके नेगेटिव कर रहा है, तो इसका एटॉमिक नंबर 28 हो जाएगा, एटॉमिक मास 60 ही रहेगा, और साथ एक बीटा की एमिशन यानी कि एक इलेक्ट्रॉन की एमिशन होती है, और साथ कुछ एनर्जी निकलती है। अब ये एनर्जी कौन सी है डियर स्टूडेंट्स, चलिए मैं आपको सिखाता हूँ। ये जो डॉटर न्यूक्लियस प्रोड्यूस हो रहा है आफ्टर द बीटा एमिशंस फ्रॉम कोबाल्ट, कोबाल्ट अनस्टेबल था, बीटा डिके करता है, बीटा डिके से निकल प्रोड्यूस होता है। स्टूडेंट्स एक चीज याद रखिएगा, चाहे अल्फा डिके हो चाहे बीटा डिके हो, इन दोनों डिकेज में एनर्जी एमिट होती है। तो जिस टाइम कोबाल्ट ने बीटा डिके करके निकल को प्रोड्यूस किया, उस वक्त जो एनर्जी निकली थी वो निकल के न्यूक्लियस में एब्जॉर्ब होगी। तो निकल का न्यूक्लियस अब हाई एनर्जी स्टेट या एक्साइटेड स्टेट पे है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो निकल का न्यूक्लियस है वो हाई एनर्जी स्टेट पर है। उस हाई एनर्जी स्टेट या एक्साइटेड स्टेट को स्टेरिक से रिप्रेजेंट किया जाता है। जब ये डिके करेगा तो ये किसी और में कन्वर्ट नहीं, निकल का निकल ही रहेगा, प्लस वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी ये है वो गैमा रेस की फॉर्म में जो एमिट हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको गैमा रेज भी दर हकीकत समझ आ गई कि ये एक्साइटेड स्टेट में न्यूक्लियस में से कैसे निकलती है। बहुत सिंपल चीज़ें थी, हमने स्लोली स्लोली रफ्ता रफ्ता इन तमाम चीज़ों को समझने की कोशिश की है। मुझे बहुत खुशी है कि आप एंड तक मेरे साथ हैं। डियर स्टूडेंट्स, अपना बेइंतहा ख्याल रखें। आपसे मुलाकात करूंगा आने वाले कुछ अगले लेक्चर्स में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।